बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम संघीय सरकार के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति इस टॉपिक को पढ़ेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट आज का हमारा चर्चा का विषय है। जैसा आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। भारत में संघीय स्तर और राज्य स्तर दोनों ही स्तरों पर सरकार के ये तीनों अंग की व्यवस्था देखने को मिलती है। संविधान के द्वारा संघीय सरकार के अंतर्गत सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो ये जो टॉपिक है वो संघीय सरकार से संबंधित है, जिसमें हम संघीय कार्यपालिका को शुरू करते हुए राष्ट्रपति का पद क्या होता है और इसकी स्थिति किस प्रकार की होती है, इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि भारत में संघात्मक व्यवस्था भी है और संसदात्मक प्रणाली भी है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार कार्यरत है और संसदीय प्रणाली होने के कारण भारत में दोहरी कार्यपालिका की स्थिति है। संघीय स्तर पर दोहरी कार्यपालिका होने के कारण कार्यपालिका 2 प्रकार की है, एक तो नाम मात्र की और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। ये नाम मात्र की कार्यपालिका ही राष्ट्रपति का पद कहलाता है। भारतीय संविधान में भी ये कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है और इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है और मंत्रिपरिषद का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जो संघीय हमारी नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति, वो किस प्रकार का पद है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान की स्थिति राष्ट्रपति की है। कार्यपालिका के प्रधान का ये नामकरण अमेरिकी संविधान की तरह से है, लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उस तरह की स्थिति भारत के राष्ट्रपति की नहीं है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए वहाँ का राष्ट्रपति वास्तविक और नाममात्र दोनों ही वह स्वयं होता है। लेकिन भारत में जो व्यवस्था है वो संसदात्मक व्यवस्था है, जो ब्रिटेन की भांति है और इसी के कारण यहाँ दोहरी कार्यपालिका है और इसीलिए जो नाममात्र का प्रधान है वो राष्ट्रपति है और वास्तविक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कहलाते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद की कुछ प्रमुख योग्यताएं हैं। अगर ये योग्यताएं पूरी होती हैं तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। सर्वप्रथम जो सब महत्वपूर्ण है वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, जन्मजात भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष का हो या उससे ऊपर की आयु का हो। तीसरा, लोकसभा जो कि संसद का लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, लोकसभा का सदस्य होने की उसमें योग्यता होनी आवश्यक है। चौथा जो है योग्यता वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्वशासन
संस्थाएं हों, उसमें किसी भी पदाधिकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर कर रहा है तो उसको उस पर से अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है। इसके साथ ही संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ और राज्य के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा, ये भी व्यवस्था है। भारतीय संसद और राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ये नहीं होता। निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो उसको उस स्थान रिक्त माना जाता है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता और ये भारतीय संघ का एक सर्वोच्च पद है और ये सारी योग्यताएं पूर्ण होना आवश्यक है, तभी किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने का मौका मिल सकता है। और भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक भी होता है। भारतीय जो राष्ट्रपति की पद की स्थिति है उसमें राष्ट्रपति को कुछ प्रमुख उपलब्धियां, भत्ते और पेंशन की भी व्यवस्था प्राप्त है और इसमें अनुच्छेद 59 के अनुसार यदि हम देखें तो राष्ट्रपति अपने पद के अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो भी कार्य करे उसके संबंध में किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और इसके साथ ही अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते और सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिक पेंशन, सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार इत्यादि की सुविधाएं उसको प्राप्त होती है। और राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी को भी आवास, पेंशन इत्यादि का निर्णय सन 2000 में किया गया है। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। इसके साथ ही कुछ उन्मुक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त है कि पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध कोई भी दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, आम नागरिक की तरह उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता और गिरफ्तारी के लिए नहीं कोई वारंट जारी होता है और न ही उन्हें कोई कैद किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा हो तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही कार्यवाही की जाती है। तो ये एक सर्वोच्च पद के सम्मान को बनाए रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। कार्यकाल 5 वर्ष है राष्ट्रपति का और यदि इससे पूर्व मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए तो ये पद रिक्त हो जाता है और इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। संवैधानिक परंपरा अब ये विकसित हुई है कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित जनरली नहीं होता है। राष्ट्रपति को सामान्य तरीके से पद से नहीं हटाया जाता, लेकिन चूँकि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है और भारतीय राष्ट्रपति के लिए भी अनुच्छेद 61 में ये प्रावधान दिया गया है संविधान में कि अगर राष्ट्रपति भी संविधान का कोई उल्लंघन करता है या संविधान में दी गए किसी भी व्यवस्था को वो तोड़ता है, उसके खिलाफ का कार्य करता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है। एक आम नागरिक की तरह वारंट जारी करके गिरफ्तार तो नहीं किया जाता, न मुकदमा चलता है। ये उन्मुक्ति तो प्राप्त है राष्ट्रपति को, लेकिन
महाभियोग की व्यवस्था जो एक विशेष व्यवस्था है ताकि इस पद की गरिमा भी बनी रहे, रेस्पेक्ट बना रहे, और अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है राष्ट्रपति तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सके। लेकिन एक स्पेशल कार्यवाही है, वो है महाभियोग, और इसके द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट ये जो प्रणाली है वो उस प्रणाली के द्वारा संसद की एक अहम भूमिका होती है। भारत की जो संघीय संसद है, व्यवस्थापिका है, उसके 2 सदन है, लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। तो जब भी महाभियोग लगाना होता है तो भारतीय संसद का प्रत्येक सदन उसमें भाग लेता है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन के समस्त संख्या के 1/4 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। अभियोग लगाने के बाद 14 दिन बाद उस पर 14 दिन तक विचार किया जा सकता है, और यदि वह सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों के द्वारा स्वीकृत हो जाए तो पहले सदन द्वारा वो स्वीकृत मान लिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे सदन में वह महाभियोग प्रस्ताव जाता है, और अगर दूसरा सदन भी इस तरह का 2/3 बहुमत के द्वारा उसको पास कर देता है तो इस तरह के व्यवस्था के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है और राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। दूसरे सदन के द्वारा इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच की जाती है या इस कार्य के लिए वो समिति भी नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सदन में स्वयं भी उपस्थित हो सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, और प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाता है। इस आधार पर राष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद भी उस समय तक आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर लेता। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या त्यागपत्र दे देते हैं या महाभियोग की स्वीकृति के कारण ये पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर नया निर्वाचन होना आवश्यक माना गया है। नए राष्ट्रपति की अवधि भी 5 वर्ष होगी। जब तक वह निर्वाचित नहीं होगा उस समय तक भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो इस पद पर कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी स्थिति हो कि भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ही असमर्थ हों अपने कार्य को करने में तो भारतीय संसद के द्वारा उसके कार्यों को संपादित करने की व्यवस्था होगी। इस तरह की व्यवस्था के द्वारा ये राष्ट्रपति पद के जो कार्य हैं वो निरंतर चलते रहते हैं और ये पद एक प्रमुख पद के रूप में भारत में देखा जा सकता है।